तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त और एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड 12th और मैट्रिक दोनों का ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। और यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का फुल एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। कुछ और भी सब्जेक्ट्स बाकी है जो कराने को बाकी है। तो दोस्तों, आज के ये सेशन अन्य सेशन की तरह यह सेशन भी बहुत ही आपके लिए खास और ज़बरदस्त होने वाला है। आज के इस सीरीज़ में को हम आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं जियोग्राफी के मॉडल पेपर, जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2026 परीक्षा के संदर्भ में जारी किया गया है। आप लोग विषय कोड भी मिला सकते हैं। इसका विषय कोड 330 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड लिखा रहेगा जो आपके ओरिजिनल एग्जाम्स में लिखा गया। और आपके मेन एग्जाम में यह मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इसे सेम ही छपते हैं उसमें। तो इसे देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लेकर जियोग्राफी आए हैं, और यह एक आप लोग को पता है कि यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी है। तो जिसमें देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष में भी किसी भी प्रकार की कोई पैटर्न में छेड़खानी नहीं की गई है। इसमें भी इस साल भी डबल क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको आधे क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को और भी सारे सब्जेक्ट से और भी तैयारियां करनी है। तो इसे देख लीजिए और आपकी तैयारी अपनी एकदम शुरू से कीजिए। इसके बाद हम जस्ट क्लास 10th के भी कराने वाले हैं मॉडल पेपर के फुल एनालिसिस। और इस वीडियो से पीछे हमने फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ये सब वीडियो मॉडल पेपर का डिस्कशन हमने फुल एनालिसिस के साथ यानी संपूर्ण व्याख्यात्मक तरीके से हम करा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखी है तो उसे चेकआउट जरूर कीजिए और उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपकी एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, बाद में ना पछताना पड़े कि हमने मॉडल पेपर से क्वेश्चन छपे थे और हमने उसे मिस कर दिया, नहीं देखे थे मॉडल पेपर। तो ये लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, और इसे के समाधान हेतु आपको मॉडल पेपर देखना ही है, देखना ही। उसके बाद ही आगे की तैयारियाँ करनी है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि कैसा पैटर्न रहने वाला है इस साल एग्जाम के। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यानी देखिए, फर्स्ट यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में देख सकते हैं कि पैटर्न में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। यानी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जिसमें से आपको मात्र 35 का ही जवाब देना है, मात्र 35 का ही जवाब देना है। और प्रत्येक अंक के लिए आपको 1 अंक निर्धारित कर दी गई है। तो ऑब्जेक्टिव्स के जो भी मार्क्स मिलते हैं वो एकदम प्योर और एक तरह से कहा जाए कि बिना मिलावट, बिना दूध में पानी मिलाए हुए के रूप में कह सकते हैं। यानी इसमें साफ कंट्रास्ट आपको प्योर मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें अगर आप एक सही कीजिएगा तो 1 ही मार्क्स मिलेगा। और अगर आप सब्जेक्टिव से लॉन्ग हो या शॉर्ट क्वेश्चन से लिखते हैं, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर हैंड राइटिंग, एग्जामिनर शब्द या किसी भी समस्या को लेकर के उसमें जो भी त्रुटियां हो उससे लेकर के उसमें मार्क्स में कटौती कर सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सिंह एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव सिंह ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको साफ एकदम प्योर नंबर मिलते हैं। तो क्यों ना इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। और बाहर से नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आपके बुक से ही आते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में बने रहेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के रूप में बताया गया है कि नौ निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। नौ निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म का संपादक की प्रतिपादन किसने किया था। तो ये करने वाले एकमात्र थे, आपको पता होगा, ये ग्रिफिथ टेलर ने ही इसकी प्रतिपादन किया था न्यू डिटर्मिनिज्म का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन है जो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो आप लोग बताइए आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन नहीं है। तो यहाँ पे कृषि देख सकते हैं, ये राजनीति कृषि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। पर्यटन भूगोल का क्षेत्र भी आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। औद्योगिक भूगोल का क्षेत्र भी आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन सैन्य भूगोल का जो क्षेत्र है यह राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेवरो का संबंध किससे, फेवरो का संबंध किससे है। आप लोग इसके फेवरो के बारे में जानते हैं तो बताइए फेवरो का संबंध किससे है। हम इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो फेवरो का संबंध संभववाद से है। संभववाद क्या है। तो ये एक प्राकृतिक प्रकोप का वर्णन इसमें किया गया, प्राकृतिक प्रकोप का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक प्रकोप का वर्णन किया गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूगोल की कौन सी शाखा कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। यानी भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो कार्ल मार्क्स का कथन ये था, उनका विचार था कि स्वतंत्रता या गणतंत्र के लिए आप लोग क्रांतिकारी तरीकों को अपनाएं और सामाजिक सभ्यता को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स के विचारों से इसमें से कौन सा प्रभावित है। तो उनका आचरण बिल्कुल भी नहीं था, उनके सांस्कृतिक बिल्कुल भी उनका संबंध नहीं था, और मानवतावाद से भी नहीं था। उनका इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होने वाले क्रांतिकारी भूगोल से उनका संबंध था। चलिए
5 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? पर्वतीय प्रदेश में कि पठारी प्रदेशों में कि मैदानी प्रदेशों में कि मरुस्थलीय प्रदेशों में? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ है? आप लोग बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में है, क्योंकि यह समतल होता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो आप लोग बताइए, एशिया में कि अफ्रीका में कि यूरोप में कि दक्षिण अफ्रीका में? तो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहाँ है? तो आप लोग को पता है कि एशिया में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। अगर वहीं जनसंख्या दर पूछेगा तो आप लोग अफ्रीका को टिक मार दीजिएगा, यानी अफ्रीका को जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका की जनसंख्या दर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कुल जनसंख्या अर्थात क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल को अनुपात को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। इसका सही जवाब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? अशांति आकर्षित करता है कि बेरोजगारी आकर्षित करता है कि बाढ़ क्षेत्र आकर्षित करता है कि रोजगार के अवसर आकर्षित करते हैं? तो आपको पता है कि जिस देश में रोजगार के अवसर दिए जाते हैं वहीं देश आकर्षित करता है। तो रोजगार के अवसर यानी जॉब अपॉर्चुनिटी जनसंख्या को ज़्यादा आकर्षित करती है। जहाँ नौकरी ज़्यादा मिलती है वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी कौन है? तो महामारी से भी मृत्यु दर कम होती है। संक्रामक रोग पर नियंत्रण के रूप में भी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है, कम होती है। तो इसका बिल्कुल भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होने वाला, सी, जो ए और बी दोनों। आगे की तरफ बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन होता है जन्म से भी होता है, मृत्यु से भी होता है, प्रवास से भी होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं जो आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या से है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूछा गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड के बाद नॉर्वे है, यानी जब स्विट्जरलैंड ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद वाला जो होगा वहीं 1 नंबर पर होगा। तो नॉर्वे सबसे HDI में प्रथम स्थान पे। और यहाँ पे नॉर्वे को पूछ लिया है, यानी प्रथम स्थान किसका है। अगर आपसे भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान 130वां स्थान है। टोटल देश उसमें कितने हैं? तो टोटल देश 193 देशों की सूची है HDI के, जिसमें से भारत का स्थान 130वां है भारत का स्थान। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? कौन मानव विकास का उपागम इसमें से कौन है? तो मानव विकास के उपागम के रूप में देखा जाता है आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाए, सभी मानव विकास के उपागम है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद इनमें से कौन है? आप लोग बताइए। एकल कृषि का उत्पाद इनमें से कौन है? आप लोग बताइए। चाय की, रबड़ की, केला? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगी। ये सभी एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का उत्पाद कौन है? यानी एकल कृषि का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को एक बार लगा दिया जाए और उसे बार बार काटा जाए, वही एकल कृषि होता है। जैसे गन्ने को हम लगा देते हैं और उसे बार बार हर वर्ष उपजा करके और काटते रहते हैं, तो वही एकल कृषि हो गया। एकल कृषि का दूसरा नाम हम लोग रोपण कृषि भी कहा जाता है। रोपण कृषि भी एकल कृषि का दूसरा नाम है। आप लोगों को पता होगा, शायद पढ़े होंगे जियोग्राफी के बुक्स, तो आपको पता होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? यानी कर्तन दहन कृषि भी किसे कहते हैं? कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है? तो वो आदिवासी कार्य को निर्वाह कृषि कहा जाता है। यानी आदिवासी जो आदिकालीन जो कृषि थी, निर्वाह कृषि कहा जाती है। और इसी का दूसरा नाम, यानी दहन कृषि का दूसरा नाम ही होता है झूम खेती, अपवाह खेती। ये सब इसके दूसरे नाम के रूप में देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप के उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप के उदाहरण है? तो द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? यानी यूरोपवासियों ने अपने उपनिवेशों, यानी जो गुलाम देश थे, उसमें किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? तो सबसे पहले उन्होंने
सबसे पहले उन्होंने ज़मीन को बंजर रोपण कृषि का विकास किया था, रोपण कृषि। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 19 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, यानी कौन सा है जो कृषि आधारित उत्पाद नहीं। कॉफी भी कृषि के द्वारा उत्पादन की जाती है, चीनी भी कृषि के द्वारा ही उत्पादन की, चीनी कृषि यानी गन्ना कृषि के रूप में उत्पादन, तो गन्ने से तो चीनी बनता है ना, तो इसलिए चीनी भी कृषि के रूप में उत्पादन किया जाता है। चाय भी कृषि के रूप में ही उत्पादन की जाती है, खेतों में ही इन तीनों को उपजाया जाता है, आप लोग पता। लेकिन नमक जो है यह समुद्र के किनारे उपजाया जाता है, आपको पता होगा। नमक कहाँ बनता है, तो समुद्र में जो खारा पानी होते हैं समुद्र के किनारे, उसी से ही नमक बनाए जाते हैं। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जो थे वो नमक सत्याग्रह किए थे, यानी जो अहमदाबाद से चल करके और साबरमती आश्रम पहुंच करके वहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। उसके संदर्भ में बिहार में भी नमक कानून को तोड़ा गया था। लेकिन यहाँ समुद्र तो नहीं है, लेकिन जो कृत्रिम रूप है, कृत्रिम रूप था, उसी के साथ यहाँ पर भी नमक कानून को तोड़ा गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। और 20 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अंगूर की खेती किससे संबंधित है। अंगूर की खेती किससे संबंधित है, मानसून से संबंधित है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्न वृक्षों में किसे च्यूइंग गम संबंधित है। च्यूइंग गम किससे संबंधित है, च्यूइंग गम किससे संबंधित है, आप लोग बताइए। तो जेपोटा वृक्ष से संबंधित है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, ट्रक कृषि का संबंध किससे है। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है, आप लोग बताइए जल्दी फटाफट। ट्रक कृषि का संबंध सब्जी से है, सब्जी से है, ट्रक कृषि का संबंध सब्जी से है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व अवस्थापना का कारक नहीं है औद्योगिक है। चलिए 24 नंबर, निम्न में कौन पशु आधारित उद्योग है। पशु आधारित उद्योग कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग पशु आधारित उद्योग नहीं हो सकता है। कागज उद्योग पशु आधारित उद्योग, चीनी उद्योग पशु आधारित उद्योग नहीं हो सकता है। तो पशु आधारित उद्योग कौन है, तो पशु से चमड़ा निकलता है, इसलिए चमड़ा उद्योग को पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। 25 नंबर में क्या बोलते, द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है, तो क्या है, विनिर्माण या तृतीय कारक का उदाहरण है। कुटीर उद्योग भी तृतीय कारक का, प्रसंस्करण भी तृतीय कारक का उदाहरण है, लेकिन द्वितीय कारक का उदाहरण कौन नहीं है, तो आखेट ये द्वितीय कारण का उदाहरण नहीं है, यह प्राइमरी है, यानी फर्स्ट कारण का उदाहरण। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो हमने इससे पहले वाली क्वेश्चन में भी इसे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। तो तृतीय कारण इनमें से कौन होगा, तो आप लोग बताइए। तृतीय कारण व्यापार एवं वाणिज्य, और इसमें ये जितने भी है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, कोटेज इंडस्ट्री या इन प्रोसेसिंग, यह सब तृतीय कारण का उदाहरण है। पोर्ट सईद, अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट सईद कहाँ है। पोर्ट सईद कहाँ है, तो आप लोगों को पता है कि पोर्ट सईद ये कहाँ है, तो मिस्र में है। मिस्र में जो स्वेज नहर है ना, मिस्र के जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर, उसी पर यह पोर्ट सईद बनाया गया है। यह पोर्ट सईद जो भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को जोड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफिकल क्लास में, लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में आता है। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश के अंतर्गत आता है, तो वह कनाडा के अंतर्गत आता है, कनाडा के अंतर्गत आता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं। विश्व में प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का विस्तृत पतन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओपेक, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक देश का सदस्य है। कौन ओपेक देश का सदस्य है, तो ये ब्राज़ील नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये पेरू भी नहीं है, यह वेनेजुएला जो है वो ओपेक कंट्री का सदस्य, जो एक व्यापारिक कमेटी है, एक व्यापारिक संगठन है जिसका सदस्य वेनेजुएला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 32 नंबर में कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध किससे है, तो उत्तरी अमेरिका से है। चलिए आगे की तरफ। सेंट ग्रेट लेक्स किससे संबंधित है, तो ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, तो झील के चतुर्दिक हिस्से में पाया जाता है, झील के चतुर्दिक हिस्से में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है, तो सनगर से है, यानी कॉनुर्बेशन से, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। कौन औद्योगिक नगर है, तो पिट्सबर्ग एक औद्योगिक नगर है। चलिए 37 नंबर पूछा गया, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो भारत में जनसंख्या का घनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का, यानी 1 किलोमीटर के रेंज में 382 लोग रहते हैं। 38 नंबर में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भारतीय यानी भारत और यूरोपीय लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था। बिहार की जनसंख्या 1106 व्यक्ति को प्रति वर्ग किलोमीटर था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या में भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनसंख्या, भारत की नगरीय जनसंख्या, ये सब जीके जीएस के सवाल के रूप में है।
नगरीय जनसंख्या 31.16% थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2041 में मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो यह केरल सबसे सबसे भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी केरल है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी केरल है, आपको पता होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ग्रुप में पूछा गया 42वें नंबर में कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये लल्लू सवाल है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और जनसंख्या की दृष्टि से वो भी भारत का पहला राज्य भी है। चलिए 43वां मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना है? तो एक दिन में न्यूनतम एक वर्ष में 183 दिन रोजगार मिलने का प्रावधान है, जिसे मनरेगा कहा जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता में सबसे कम कहाँ थी? तो साक्षरता की दृष्टि से ही बिहार है, पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत है। चलिए आगे की तरफ गाजियाबाद का उदाहरण है। गाजियाबाद का उदाहरण कौन है? तो असंगु नगर, अनुषंगी नगर का ये गाजियाबाद का उदाहरण। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों का प्रकार क्या है? तो यह यानी गुच्छित बस्तियाँ, पल्ली बस्तियाँ, प्रकीर्ण बस्तियाँ या इनमें सभी। तो इसका बिल्कुल जवाब इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा निम्न में से कौन गैरीसन नगर है? गैरीसन नगर इनमें से कौन है? तो गैरीसन नगर सतना गैरीसन नगर है, आप लोगों को पहले ही पता होगा सतना गैरीसन नगर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित भारतीय कृषि की समस्या क्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या बहुत सभी समस्याएं हैं उनकी, पढ़ लीजिएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है जिससे आप लोग को परेशानी हो रही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछे सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र गंगा के डेल्टा नहीं होगा, कृष्णा के भी डेल्टा नहीं होगा, गोदावरी का डेल्टा नहीं होगा। तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसका जवाब बिल्कुल और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल के रूप में देखा जाए तो कपास एक रेशेदार फसल है। 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 कपास एक रेशेदार फसल। चलिए आगे की तरफ चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चाय सबसे ज़्यादा आसाम में उपजाया जाता है। आप लोगों को पायकारा जल विद्युत कहाँ है? पायकारा जल विद्युत कहाँ है? पायकारा जल विद्युत आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। पायकारा जल विद्युत कहाँ है? तो तमिलनाडु में पायकारा जल विद्युत है। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती? कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? तो तापी नदी है जो पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती। 54 नंबर पूछा गया भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? तो संरक्षण की भी समस्या है, वितरण की भी समस्या है, उपलब्धता की भी समस्या है। तो जल संसाधन से जुड़ी समस्या इनमें से सभी हो जाएंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिगबोई जो असम में है, वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है, तेल से संबंधित है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है। चलिए आगे बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में उपस्थित है? क्या? बालाघाट किस राज्य में उपस्थित है? हम बालाघाट मध्य प्रदेश में उपस्थित है। चलिए नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र में किस क्षेत्र में स्थित है? नोआ मुंडी किस क्षेत्र में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर पूछा गया निम्नलिखित कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना झारखंड में ही पाया जाता है, कोयला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र उद्योग कहाँ स्थित है? तो हुबली कर्नाटक नदी में बहती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हुगली नदी कलकत्ता में बहती है, लेकिन हुबली कर्नाटक में। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो स्वच्छंद उद्योग नहीं होगा, छोटे पैमाने उद्योग नहीं होगा, कुटीर उद्योग भी नहीं होगा। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होगा, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन के रूप में कौन सी नगरीय समस्याएं हैं? कौन सी नगरीय समस्याएं हैं आप लोग बताइए। तो नगरीय समस्या पेयजल की कमी भी नगर में होती है, वायु प्रदूषण भी होती है, ज़्यादा गाड़ी चलती है वहाँ पे इसलिए मलिन बस्ती है, जिससे गाड़ी चलने से धूल कंकड़ उड़ करके बस्तियों पर जाते हैं, तो मलिन मतलब गंदा बस्ती हो जाता है। तो इनमें सभी समस्याएं हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कारवाड़ पतन कहाँ है? कारवाड़ पतन कहाँ है? तो कारवाड़ पतन हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक में है। कर्नाटक कारवाड़ यानी भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी को हुआ था। 24 तारीख बताइए। तो 24 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ती। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा 67 में भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पतन मुंबई है। सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो मुंबई है। चलिए आगे हजारी किस राज्य में स्थित है? हजारी किस राज्य में स्थित है? हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी, जो इलाहाबाद से नैनीताल के बीच यह परिवहन हुआ था। नैनीताल के बीच टोटल 9.7 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो हेनरी पेकवेट थे। हेनरी पेकवेट
हेनरी पेकवेट थे जो वर्ष 1911 ईस्वी को वायु परिवहन की शुरुआत भारत में किए थे और यह डाक ले जाने के लिए इसका यूज किया गया था। डाक मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कागजात थे उसको ले जाने के लिए न्यूनतम दूरी तय की गई थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते और अंतिम क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है। मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है। मांडवी नदी नहीं, नर्मदा पर भी नहीं है, कृष्णा नदी पर भी नहीं है, यानी मारमा गांव जुआरी नदी पर स्थित है। जुआरी नदी पर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जुआरी नदी किस राज्य में बहती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को ज़रूर बताना है कि जुआरी नदी किस नदी में बहती है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन और यहाँ तक कि आपको उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना किसका सही हुआ है और आगे हम ऐसे ही लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग को पेशेंस बनाए रखनी है और यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की संपूर्ण व्याख्यात्मक तरीके से क्वेश्चंस हो या सॉल्यूशंस हो, 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर सब कुछ आते रहेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और यहाँ पे जितनी भी तैयारी कराई जाएंगी बिल्कुल फ्री कराई जाएंगी। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बस पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके एक लाइक से हमें आगामी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।